जिस बॉडी पार्ट का जितना ज़्यादा यूज करोगे वो उतना शार्प होता जाएगा और जीन्स में भी आगे ट्रांसफर होता जाएगा। अभी ब्रेन का काम थोड़ा कम हो गया है एआई के आने से, क्योंकि फॉर श्योर कोडिंग में आप सिंटैक्स भूलोगे। अब कुछ चीजें फास्ट हुई हैं तो थोड़ा तो ड्रॉबैक आएगा। अभी सर एआई की वजह से ये हो गया कि वो आपको सब कुछ सर्व करके देगा, जितना सवाल पूछोगे उतना बताएगा। सवाल पूछा तो आप अभी भी तेज हो, और अगर फुल्ली ब्लाइंडली ट्रस्ट किया तो फिर शायद खतरे में हो। क्या एआई के आने से डीएसए के जॉब रोल में या रिक्वायरमेंट में इंडस्ट्री में कमी आई है? क्या लेऑफ्स हो रहे हैं एआई के चलते? आपका माइंड टेस्ट करना वो डीएसए होता है। एआई के साथ ये जरूर हुआ है कि पहले सिर्फ अगर डीएसए के राउंड्स होते थे इंटरव्यू में और प्रोजेक्ट डिस्कशन, तो अब एक एआई का राउंड भी होगा। उसमें ये पूछा जाएगा कि आपको एआई में क्या क्या आता है। तो क्या रोड मैप हो सकता है एक बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए? कैलकुलेशन ऐसा बैठाया कि 22 दिन में 4.5 हो गया। ओके। तो मतलब 4 महीना अगर और पढ़ लूंगी तो शायद 20 लाख प्लस तो हो ही जाएगा। थैंक गॉड मुझे किसी ने नहीं बोला कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोई बोलता तो सर दिमाग तो में बैठ जाता कि नहीं पॉसिबल है। फिर आप कोशिश नहीं कर पाते। कोशिश नहीं करती। कंपनी आती है और कहती है कि हम थर्ड पार्टी कंपनी है और हम आपका इंटरव्यू बड़े बड़े कंपनीज में शेड्यूल करवाएंगे, बट आपके पास जो भी ऑफर है वो आपको छोड़ना पड़ेगा और हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। और सर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस ऐसा था कि 50% सैलरी ये रखते मेरी और 50% मुझे मिलता। कितने दिन? 1 महीना ना? पहला महीना नहीं 2 साल। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि मतलब डीएसए के कॉन्सेप्ट्स 1 मिनट के अंदर बताया जाए। तो बस विदिन 3 months 100K फॉलोअर्स हो गए थे। तो क्या आपके एम्प्लॉयर का पॉजिटिव रिएक्शन था या नेगेटिव रिएक्शन था कि लड़की अभी भागेगी? जब तक मैं फेमस नहीं थी तब तक मुझे सब पसंद कर रहे थे, जैसे मेरे 100K फॉलोअर होते हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बच्चा 25 लाख 30 लाख के पैकेज तक जा सकता है अगर खुद से मेहनत करे तो। 3rd ईयर 4th ईयर 2nd ईयर में हो, अपने जूनियर्स को टारगेट करो, क्योंकि और सीरियस बच्चों को, कुछ को बस कॉलेज एंजॉय करने से मतलब है, तो उनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उनको अगर आप पढ़ाने भी जाओगे ना आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में, जहां हम मिलते हैं ऐसे पर्सनालिटी से जिनकी जर्नी लोगों को इंस्पायर करती है और लोगों को अपग्रेड करने में मदद करती है। आज इसी प्रकार के गेस्ट हमारे सामने मौजूद हैं मिस अंजलि कुमारी जी, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म की फाउंडर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रही है सोशल मीडिया पे। थैंक यू सर। ज्ञान बढ़ाकर लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाती है। तो हम बात करेंगे आज यूथ के लिए उनके करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ये कई बड़े बड़े एमएनसीज के साथ काम कर चुकी हैं। तो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर कॉलिंग मी। और सर सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, राहुल सर बहुत स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा लाइक अपना कनेक्शन जैसा लगता है। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है एग्जैक्टली? सर मैंने 2023 में बीटेक करा है और इंजीनियरिंग से और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तो कंप्यूटर साइंस से कोई दूर का रिश्ता नहीं। क्या बात कर रही है? तो मैं तो एज्यूम कर रहा था कि कंप्यूटर साइंस ही होगा, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। क्योंकि भाई आप कोडिंग सिखा रही है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स वाले कैसे कब से कोडिंग सिखाने लगे? हाँ, तो मैंने सर फाइनल ईयर में जाकर डिसाइड किया कि मुझे कंप्यूटर्स मतलब उसमें जाना है, क्योंकि उससे पहले तक मेरे कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट 8 लाख था। तो मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर फील्ड में 8 लाख कमाने से बेटर है कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ाई करते हुए मैंने 3 साल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की, एप्टीट्यूड, क्वांट्स, मैंने एफकेट भी क्लियर किया। बट एट द एंड एसएसबी के टाइम पर मेरे पास कुछ इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, तो मैंने टीचर से पूछा, फैकल्टी से पूछा कि क्या करना सही रहेगा, क्योंकि उस टाइम अगर मैं एसएसबी के लिए जाती तो मेरे कैंपस प्लेसमेंट्स मिस हो जाते। उसकी वजह से सर बीटेक में ऐसा होता है ना कि फाइनल सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में आपको कॉलेज आना पड़ता है अगर आपके पास कोई जॉब और इंटर्नशिप नहीं होती है। तो फिर टीचर ने कहा कि हर 6 months में एफकेट होता है, तो इस बार ड्रॉप कर दो और आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। उस टाइम पे मैंने डीएसए स्टार्ट किया और साथ ही साथ मेरे कॉलेज क्लासमेट का पैकेज लगा था 38 लाख रुपीस। तो इट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि मैंने 8 लाख सुना था, मुझे पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग में, जो कि प्राइवेट जॉब लाइक प्राइवेट कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई कराई है, कोई आईआईटी नहीं है, कोई एनआईटी नहीं है। हाँ, तो 38 लाख शॉकिंग था। तो फिर मैंने पूछा कि क्या क्या पढ़ाई करी थी तुमने, तो उसने बोला बस डीएसए। फिर उसने मुझे बताया क्या क्या पढ़ना है, और हम तो जिद्दी होते हैं सर,
कि एक बार, और मुझे लगता है सब लोग होते हैं, अगर बस ठानने की देरी है आप क्या चाहते हो लाइफ में। डीएसए का मतलब सर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, मतलब कंप्यूटर, जैसे आप वेबसाइट होता है ना, वेब डेवलपमेंट, तो सर हम बैकएंड में जो कोड लिखते हैं ना, लॉजिक्स लिखते हैं, वो कई बार क्या होता है, अगर आपने उसके बारे में सही से पढ़ाई नहीं की तो वो टाइम लगा सकता है। आपने कोई बटन क्लिक किया, वो बफर करेगा, बहुत टाइम लगाएगा। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पता है तो आप उन लॉजिक्स को ऐसे लिखते हो कि कोई भी ऑपरेशंस बहुत कम से कम टाइम और कम से कम मेमोरी स्पेस यूज करके वो होता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हीं क्वेश्चंस को, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ करके इंटरव्यूज लेती है। सर्विस बेस्ड के लिए एप्टीट्यूड, क्वांट्स, कम्युनिकेशन, इतना स्किल इनफ होता है। बट प्रोडक्ट के लिए डीएसए के साथ साथ अब तो एआई वगैरह भी आ गया है, बट हाँ डीएसए तो नेसेसरी है सर। तो डीएसए में कौन सा कोडिंग लैंग्वेज सीखना होता है? डीएसए के लिए पाइथन, जावा और C++ में से कोई भी एक लैंग्वेज चलता है। तो आप कौन सा मैंने पाइथन में किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हमें पाइथन पे ट्रेनिंग दिया गया था। ओके, तो ये आपने तो बोला लास्ट ईयर में जाके आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मुझे डीएसए सीखना है। सर तो डीएसए और पाइथन एक लैंग्वेज है और जावा C++ लैंग्वेज है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप उससे वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो और डीएसए भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के 3 साल में मैंने पाइथन सीखा हुआ था, लॉकडाउन में कोर्स किया था, और 4th ईयर में जाकर के मैंने डिसाइड किया कि मुझे डीएसए करना है अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो आपको 4th ईयर तक आप पाइथन कोडिंग लैंग्वेज वगैरह आती थी आपको? ओके, कॉलेज के आपके एजुकेशनल स्ट्रीम जो भी आपका सिलेबस था उसका पार्ट था ये? उसका पार्ट था, करेक्ट। अच्छा, ये हर कॉलेज में होता है सर, हर ब्रांच में एक लैंग्वेज सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स करते हुए आपने अलग से कोर्स किया, आपके एजुकेशनल कैरिकुलम का ही पार्ट था, आपने ये स्ट्रीम चुना कि मुझे इसी स्ट्रीम में करियर बनाना है। करेक्ट सर, उसका पेपर नहीं होता था, लाइक यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के नंबर नहीं मिलते थे, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था जिसके ग्रेड्स मिलते थे। अच्छा, बस मतलब बताइए, जो एक सब्जेक्ट आपका करियर बना सकता है वो एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ था? हाँ। और 4 साल जो पढ़ा वो यूज नहीं हुआ? नहीं, मैंने फील्ड ही चेंज कर दी। आयरनी है। अच्छा, तो ये आपका चॉइस था। हाँ। तो फिर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब कहाँ अप्लाई किया? फाइनल ईयर में जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, एसएसबी छोड़ने का डिसीजन लिया था, वो 6 सेमेस्टर था, 3rd ईयर का ऑलमोस्ट एंड। तो उस टाइम पे कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट आई थी, तो ऑनलाइन असेसमेंट तो निकल जाता है दोस्तों की हेल्प से, थोड़ा चीटिंग वगैरह करके। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट कोड करना पड़ता है, तो मुझे कोडिंग तो आती नहीं थी। तो बगल से कोई बताता रहता है? हाँ, मतलब फोन पे आंसर शेयर एंड ऑल। अच्छा, हाँ, ये चलता है ना? हाँ, ये हर जगह चलता है। तो नहीं, तो ऑनलाइन में तो कहते हैं कि कैमरा आजकल लगाते हैं, कॉन्टैक्ट देखा जाता है, वो डिटेक्ट करता है। हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत जुगाड़ू होते हैं। हाँ, मैं रील देखता हूँ, उसमें कुछ चिपका देते हैं स्क्रीन के ऊपर ही, कैमरे के बगल में कई बार। हाँ, हमें सब आता है। अच्छा, तो लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आप नहीं कर सकते। अच्छा, वो स्क्रीन के सामने भी कोई खड़ा हो सकता है ना, खट करके बताने के लिए ये लिख ऐसे। ओके, तो ऑनलाइन असेसमेंट आपने क्लियर कर लिया। हाँ, और बड़ी ऑनेस्ट है, आपने बताया कि चीटिंग हाँ किया सर, क्योंकि उस टाइम तो कोडिंग नहीं आती थी। ठीक है। तो फिर मतलब 22 डेज का गैप था मुझे। कोडिंग नहीं आती थी? क्या मतलब? आपने बोला ना कि आपने तो सीखा था 4th ईयर में। 6 सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, और ये इंटरव्यू 6 सेमेस्टर में ही हुआ था। तो आप लोगों का मतलब एग्जाम 4th ईयर में जाने से पहले जॉब हो जाती है, ईयर के एंड में जॉब कंफर्म हो जाता है, कॉलेज कंपनीज आने लगती हैं कैंपस। हाँ, और अगले 6 महीने तक आती रहती हैं और किसी में भी प्लेसमेंट हो जाता है। वाओ। हाँ सर, तो कॉलेज आपका बढ़िया था, बढ़िया कंपनियां आई थी, मतलब वॉलमार्ट? बढ़िया मतलब नहीं सर, वॉलमार्ट नहीं आई थी, बढ़िया मतलब सर्विस बेस्ड, TCS और नागारो और इन्फोसिस, 4 से 6 लाख ऑफर करने वाली कंपनीज। अच्छा, ये तो मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने OA में फ्रेंड्स की हेल्प से दिया था, वो 4.5 का था लैक्स। ओके, तो कैंपस सिलेक्शन हो गया था आपका? सर वो तो 22 दिन में मैंने SSB छोड़ा, और मैंने वो 22 दिन में ऐसा पढ़ाई किया, क्योंकि वो ऑन कैंपस था, दोस्तों के इंटरव्यूज ऑलरेडी हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो सिर्फ मैंने स्मार्टली बस वही पढ़ा जो पूछा जा रहा है। तो हो गया 4.5 वाला। तो कैलकुलेशन ऐसा बैठाया कि 22 दिन में 4.5 हो गया। ओके, तो मतलब 4 महीना अगर और पढ़ लूंगी तो शायद 20 लाख प्लस तो हो ही जाएगा। क्या बात है। और यही सोच के मैंने पढ़ाई की। और बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि 4 महीने में 22 में 4 लाख का हुआ है। तो और थैंक गॉड मुझे किसी ने नहीं बोला कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई बोलता तो सर दिमाग में बैठ जाता कि नहीं पॉसिबल है, फिर आप कोशिश नहीं कर पाते। कोशिश नहीं करती। तो बीच उसके बाद मैंने डीएसए स्टार्ट किया, फाइनल ईयर में एंट्री की, और सिर्फ डीएसए करती थी। इतना कि सर दिन में 6 नए क्वेश्चन कर रही हूँ, तबीयत भी खराब हो गई, घर जाना पड़ गया।
पर मैं खुश हूँ। बेड रेस्ट पे भी मैं कोडिंग करती थी क्योंकि पैशन रहा आपका। हाँ सर, क्योंकि वो चाहिए था, ज़रूरत भी थी, परिवार के लिए भी नीड था सर। वैसे तो हर लड़कियों से एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई बिहार में, लेकिन अब मुझे लगा अपना कि पढ़ेगी, अपना जाएगी, अपना एंजॉय करेगी। हाँ, और यही थॉट प्रोसेस है सर। दादाजी ने भी यही कहा कि पढ़ा तो रहे हो पर शादी के बाद कमाएगी तो ससुराल में देगी, हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली। करेक्ट। तो सर मुझे वो वाली चीज़ तोड़नी है। और हमारे यहाँ से कोई भी लड़की ने, पहली बात, बाहर बहुत कम लड़कियां गई हैं, और गई भी हैं तो जॉब कर रही हैं ना के बराबर, या तो शादी हो गई उनकी। तो मुझे लगता है सर, अगर मैंने एक वो कदम उठा दिया ना कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, तो शायद बहुत लड़कियों को लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। हाँ सर। और ऊपर से आपके पास तो लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वो और ज्यादा ये अच्छा पॉजिटिविटी स्प्रेड होगा। हाँ सर, हाँ, सोशल मीडिया के जरिए। ओके। तो बस फाइनल ईयर में मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद बहुत सारी कंपनी आई, 8-10 लाख में भी बैठी, 4.5 लाख का हो गया, फिर 3.5 लाख का भी हुआ, TCS वाला। तो अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा कि चलो एक तो है ही अपने पास। हाँ, पहले डरती थी कि DSA मेरे लिए है ही नहीं, और अब मुझे लगता था कि यार ऐसा नहीं है, पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं आता है, पढ़ा जाए तो आ जाएगा। जॉब पोजीशन क्या रहता है DSA करने के बाद? सर मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में अलग अलग नेम है। मतलब तो आपको जो प्लेसमेंट मिला था उसके लिए क्या पोजीशन मिला था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, ऐसा। ओके। 2 साल तक आप एसोसिएट रहते हो, फिर तो वो सर्विस बेस में था। प्रोडक्ट बेस में सॉफ्टवेयर डेवलपर 1, सॉफ्टवेयर डेवलपर 2, ऐसे नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। हाँ, लेवल्स होते हैं। तो बस 6 महीने DSA किया, फिर 15 लाख की कंपनी में बैठी, एंड जा के रिजेक्ट हो गई, बहुत रोती थी। तो इतनी बड़ी कंपनियां, इतने बढ़िया ऑफर्स नहीं, ऑफ कैंपस बाहर जाती थी, खुद के खर्चे पे, बाहर लखनऊ में सेंटर पड़ता था, ऐसा करते थे हम लोग। अच्छा। ऑन कैंपस इतनी बड़ी कंपनीज नहीं आती थी हमारे कॉलेज में। ओके। नहीं, अभी तक का मैक्सिमम 4.5 लाख था, जो मैंने 3rd ईयर के एंड में ले लिया था सर। और पूरे 1 साल तक मैं तैयारी ही करती रह गई, अपॉर्चुनिटीज मिली पर कुछ नहीं मिला। और मुझे 1 साल के बाद रिग्रेट हुआ कि यार FCAT कर लिया होता। लेकिन फिर वो बोलते हैं ना कि जब मेहनत करो ना। मैंने CAT सुना है, FCAT क्या होता है? सर FCAT होता है एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी, ये रोल्स होते हैं। तो अगर मैंने FCAT किया होता तो चूंकि मैंने BTech किया है, तो या तो मुझे टेक्निकल ऑफिसर वाला रोल मिलता या फिर फ्लाइंग ऑफिसर। तो मुझे हाँ, एयरफोर्स में तो मुझे ऑफिसर रोल्स चाहिए था। ओके। तो गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स सर्व करना, 10 ईयर्स सर्व करना, ऐसे रूल होता है। शॉर्ट कमीशन। हाँ, शॉर्ट कमीशन वाले होते हैं। तो यही जाना था। फिर उसके बाद मैंने प्लेसमेंट की तैयारी की, पूरे 1 साल निकल गए। फिर वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत बहुत करते हो ना, कोई देखे ना देखे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। और वो आपको अपॉर्चुनिटी जब देगा तो इतना देगा कि आपको लगेगा कि सच में मैजिक ही हो रहा है। तो कॉलेज खत्म होने के बाद, मतलब जब कॉलेज खत्म हुआ था ना, उससे जस्ट 1 महीने पहले मेरे पास एक कंपनी आती है और कहती है कि हम 3rd पार्टी कंपनी है और हम आपका इंटरव्यू बड़े लाइक कंपनीज में शेड्यूल करवाएंगे, बट आपके पास जो भी ऑफर है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उस टाइम पे बहुत सारे दोस्तों ने कहा नहीं, हाँ, ये तो अनसर्टेन है, कैसे। पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने, सर जब आपको पता था इससे बढ़िया तो मिल ही जाएगा मुझे। हाँ सर, जब 22 दिन से मैंने कोड करके 4.5 निकाला है और 1 साल से इसी होप में थी कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे, तो बस तो रिस्क लिया आपने। रिस्क लिया सर, उसको छोड़ दिया। इकलौती जॉब ऑफर आपके हाथ में था। हाँ, इकलौता, और आपने उसको छोड़ा। छोड़ दिया, नगारो छोड़ दिया मैंने। कॉलेज गई, जो कॉन्वोकेशन डे होता है, आपने ज्वाइन भी नहीं किया वहाँ पे? 1.5 महीने ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप था वो सर। फाइनल ईयर आप समझो 8 सेमेस्टर में NOC उसके बेसिस से मिलता है कि आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। 8 सेमेस्टर में आप सिर्फ पेपर देने आना, क्योंकि आप तो इंटर्नशिप कर रहे हो। बट मैं इंटर्नशिप कर रही थी, छोड़ा तो मैंने कॉलेज को नहीं बताया, वरना वापस बुला लेते मुझे। तो मैंने सिर्फ DSC की तैयारी की, खूब सारी तैयारी की। तो उसके बाद सर मैंने LinkedIn पे अपनी प्रोफाइल बनाई। LinkedIn पे रोज शेयर करती थी कि मैंने आज ये प्रॉब्लम को इस तरीके सॉल्व किया। उस टाइम पे भीड़ कम थी, अब तो ये बहुत मुश्किल है करना। पहले भीड़ कम था तो लोगों को दिखता भी था। फिर मैंने पोस्ट किया कि मैं DSA पढ़ाऊंगी बैठे बैठे। क्या बात है। तो उसके बाद BTech करने के बाद, वैसे उन लोगों ने कहा था कि हम 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे और आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे, बट 4 महीने हो गए थे और कोई सुनवाई नहीं थी। और सुनने में ये आ रहा था कि जॉब मार्केट खराब है, हम जॉब नहीं दे पाएंगे शायद। तो सर बुरा लग रहा था, रिग्रेट था कि नगारो भी छोड़ दिया। और नगारो वर्क फ्रॉम होम था, घर बैठे बैठे 32,000 सैलरी होती, इंटर्नशिप में 18,000। तो मुझे आज भी याद है 18,000 जब पहली बार इंटर्नशिप आई थी ना, तो मैं बहुत खुश हुई थी। और पापा ने मुझे एक लाइन कहा था, उस टाइम मुझे बुरा लगा था पर अब समझ में आया कि बहुत सही कहा था। उन्होंने कहा था कि बाहर निकलोगी तो ये तो रेंट भी नहीं है तुम्हारा। तो उस टाइम रोई थी ये सोच के कि पापा ने ऐसा क्यों बोला, मतलब उनको तो खुश होना चाहिए, उनकी बच्ची का ये है। बट पापा का था कि
मम्मी दोनों लाइक वो इतना हमेशा ये सेटिस्फाइड कहते मत थे हो, ये छोटा अमाउंट है, बड़े के लिए जाओ। एग्जैक्टली और तुम इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं बनी हो। मेरी मम्मा हमेशा जब भी मैं रिजेक्ट होके कॉल करती थी ना रोक के कि यार मम्मा इससे भी रिजेक्ट हो गई, तो मम्मी कहती थी कि जो तुम्हारे लिए जो कंपनी बनी है ना वो जिस दिन आएगी वो सिर्फ तुम्हें लेके जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तो बस वही कुछ लाइंस और पूरी जीन्स मतलब मेरे अंदर जो है 90% मेरी मम्मी का ही है, अच्छा 10% मैं थोड़े पापा की तरह हूँ। अच्छा। बट हाँ बहुत जिद्दी है मेरी मम्मा, जो ठान लेती है वो करती हैं और मुझे लगता है कि शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी उस कंपनी ने आपको जॉब दिलाई या नहीं दिलाई? तो वो थर्ड पार्टी कंपनी ने एक मीट किया, तो वहाँ पे भी सर 60 बच्चे थे, तो ज़्यादातर CSIT के बच्चे थे, इसी के 3-4 ही रहे होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ पहले CSIT को वहाँ भी मिल रही थी, तो वो लोग कुछ लोग क्रैक कर रहे थे, कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे थे। तो मीट में आकर के हमें बताया गया कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो, हमारा नाम खराब हो रहा है, और एक तरह से होगा क्योंकि थर्ड पार्टी कंपनी पे वो कंपनी ट्रस्ट कर रही थी ना कि वो ट्रेनर की अच्छे बच्चे लेकर आएंगे। हाँ। तो सर और उन्होंने एक लाइन बोल दिया कि किसने बोला है आपको जॉब छोड़ने के लिए, आप अपना अपना जॉब करो जाकर। मैंने अनम्यूट किया और मैंने सर उस दिन मैंने ट्राई किया मैं प्रोफेशनली गुस्सा करूं, लेकिन शायद थोड़ा सा वो था। मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो आपने खुद कहा था कि हमें जॉब छोड़ना है, अब हमने छोड़ दिया है, अब आप कह रहे हो कि हमने कब कहा, और जिसने कहा वो अब हमारे कंपनी में काम नहीं करती। तो यार उसने ऐसे कैसे कह दिया? आपकी कंपनी का कोई तो मोरल होगा फॉलो करने के लिए, और आप कह रहे हो कोई लायक नहीं है, हम PUBG खेल रहे हैं। आपने हमारा तो इंटरव्यू भी नहीं शेड्यूल कराया है जस्ट बिकॉज हम EC से हैं। उन्होंने मुझे उसी शाम को कॉल किया और कहा कल तुम्हारा इंटरव्यू है। बाकियों को 3-4 दिन का मौका मिलता है पढ़ने के लिए। मतलब समझ में आ गया आपको ना कि मांगना पड़ता है सर, आसानी से कोई नहीं सर्व करेगा। ये भी एक लेसन है। तो मुझे अगले दिन कॉल आता है इंटरव्यू का, 2 इंटरव्यूज होते हैं, हो जाता है सर। मुझे आज भी याद है रिजल्ट वाले दिन मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा रही थी और HR ने ऐसे, जिनके सामने मैंने बोला था ना कि आपकी वजह से मेरी जॉब चली गई, आप लोग कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है क्या बना? मैंने कहा हो गया होगा। अच्छा, और उन्होंने यही कहा कि हो गया। हाँ क्या बात है। इस बार क्या जॉब ऑफर? मॉर्गन स्टैनली में। मॉर्गन स्टैनली में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, और सर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड ऐसा था कि 50% सैलरी ये रखते मेरी और 50% मुझे मिलता। कितने दिन? 1 महीना ना? पहला महीना नहीं 2 साल, पर मैं रुकी नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल था। अच्छा हाँ। और कॉन्ट्रैक्ट था मतलब 50% रखते और जब 2 साल के बाद वो देते वो पैसा? नहीं सर, हमेशा वो उनका हो गया क्योंकि उन्होंने जॉब लगवाई है ना, और 2 साल में 50% वो कमाएंगे आपके पैसे से। हाँ। ये क्या तरीका है? ये भी है थर्ड पार्टी का। और ये थर्ड पार्टी ने पहले भी बताया था, लेकिन आप फिर भी रेडी थी कि 4.5 से बेटर मिलेगा। मुझे था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, मैं एक बार प्रोडक्ट में जाऊँ तो सही, फिर तो मैं स्विच कर ही लूंगी बस। तो फिर मॉर्गन स्टैनली में गई और मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मतलब वहाँ पे अच्छा काम करने से ना आपको फुल टाइम रख लेते हैं 2 साल के बाद, पर मुझे लगा कि शायद पहले रख ले। तो मैंने अच्छा मतलब अपना बेस्ट दिया, बट सुनने में आया कि कुछ भी कर लो 2 साल से पहले नहीं होने वाला। तो मैं DS से अभी भी पढ़ाती थी। जो कॉन्फिडेंस जो मैंने गेन किया ना इंटरव्यूज़ में, वो DS से पढ़ाने से ही मुझे आया है। एक्सप्लेनेशन का पावर, कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुआ। तो फिर ऐसे करते करते एक दिन वॉलमार्ट से कॉल आया। पहली बार कॉल आया बैंगलोर के लिए, बैंगलोर में ही है। वो रिजेक्ट हो गई। दूसरी बार मैं टॉप मिड पे सेशंस लेती हूँ 1-on-1 के लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या फिक्स करना है रेज्यूमे में, या फिर क्या कैसे तैयारी करनी है। वहाँ एक प्रोफाइल आई थी, तो मुझे वो प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अपने रिक्रूटर को शेयर किया। जब रिक्रूटर रीच आउट करते हैं ना सर, तो कहते हैं कि आपके साथ अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन के लिए, तो आप बताना, क्योंकि उनका टारगेट पूरा हो नहीं रहा है ना, तो 2-4 और आप ही ला दो यार। हाँ, तो फिर मैंने उनका प्रोफाइल शेयर किया। तो मैंने ये सोचा था कि चूंकि मैं वॉलमार्ट बैंगलोर से रिजेक्ट हुई थी 1 ही महीने पहले, तो 6 महीने का कूल डाउन होगा, तो मुझे तो नहीं देंगे। पर उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी दे सकते हो। और मुझे लगता है ये सर कि कल कर भला तो हो भला, इसलिए क्योंकि मैं उसके मतलब रिक्रूटर के पास जाती ही नहीं अगर मैं उसकी प्रोफाइल अपनी उस मेंटी की प्रोफाइल शेयर नहीं करती। करेक्ट। मैं तो उनके लिए करने गई थी और अच्छा, भला मेरा भी हो गया ना? तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ। तो फिर हमने भी टेस्ट दिया, हम दोनों ने दिया। एंड राउंड तक हम दोनों सेलेक्ट हुए, बट एंड में 9 लोगों में 3 पोजीशंस ही खाली थी। ओके। तो मुझे मिल गया और उसको होल्ड पे रख दिया, और 1 महीने बाद उन्हें भी मिल गया। अरे वाह। तो इस बार ये जो जॉब मिली ये आपके अपने दम पे फुल टाइम विदाउट एनी शेयरिंग ऑफ सैलरी। तो वॉलमार्ट में मैं जानना चाहता हूँ कि 4.5 लाख का छोड़ने के बाद यहाँ कितने का पैकेज मिला था? सर 25 अराउंड। लेकिन फिर भी आपने क्रैक किया, एक बड़ी बात है। आपका कॉन्फिडेंस था कि मुझे 20-25 लाख रुपए से ऊपर का चाहिए।
और बीटेक खत्म होने के बाद आप कह लो कि 9 महीने के अंदर मैंने 2 कंपनी बैक टू बैक स्विच कर ली। तो कंप्लीट करने के बाद तो फिर अभी ये जॉब छोड़ के ये ट्रांजिशन कब हुआ अपनी कंपनी खोलने का, और कैसे आइडिया आया? तो जब मैं वॉलमार्ट चेन्नई लोकेशन पे गई तो सर सबसे पहली बात, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम बनते हैं अब, जब से कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह के बाद जब दोस्ती बढ़ गई ना प्लेसमेंट के हिसाब से, तो और मैं बहुत मतलब कनेक्ट हो जाती हूँ लोगों से, और लोग प्रोफेशनल रह जाते हैं और मैं पर्सनल हो जाती हूँ, तो फिर मुझे बाद में हर्ट होता है। इससे बेटर कि मैं थोड़ा अकेली रहूँ। तो चेन्नई में अकेली रहती थी, और सर मेरे अंदर वही था कि अब ऑफिस इतने से इतने ऑफिस कर लिया, पर अब क्या, मैं खा के मूवी 1 दिन देख सकती हूँ, 2 दिन देख सकती हूँ, मैं डेली नहीं देख सकती। मुझे खुद के लिए कुछ करना, मतलब मुझे खुद को बिजी रखना बहुत अच्छा लगता है। जॉब लोकेशन कहाँ था? चेन्नई। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो कुछ भी शेयर करती थी, कुछ भी, मतलब थोड़ा मोटिवेशनल लाइन शेयर कर दिए, व्यूज बहुत आते थे, पर उसको कोई फॉलो नहीं करता था। फिर समझ आया कि यार जब तक हम वैल्यू देना पड़ेगा, कि लोग आपको देखना रोज चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं। तो फिर मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ वही करते हैं। मैंने DSA 1.5 साल इतना रग रहा है, पढ़ा है, पढ़ाया है, मतलब लिंक्डइन के थ्रू जो मुझे लोग मिले थे 1-on-1 में पढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि मतलब DSA के कॉन्सेप्ट्स 1 मिनट के अंदर बताया जाए। तो बस विदिन 3 months 100 के फॉलोअर्स हो गए थे। क्या बात है। हाँ, इतना फास्ट ग्रोथ, यानी कि यूथ सीखना चाहते हैं सर, लेकिन उनको एक राइट नॉलेज दिया जाए, वो वैल्यू भी देख रहे हैं कि आप जो सिखा रहे हो वैल्यूएबल है, ये नहीं कि बेवजह का कुछ भी वीडियो बनाए जा रहे हैं और नॉलेज नहीं है। तो आपने जो सीखा वो सब कुछ आपने सिखाना शुरू किया 1 मिनट 1.5 मिनट के रील के अंदर। क्योंकि जब मैंने, अब तो सर 3 मिनट का रील आप डाल सकते हो। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स मैक्स थे। राइट। तो 1.5 मिनट के अंदर ही किया था। उसके बाद किस ईयर में शुरू किया था ये? सर मैंने 2024 मई के टाइम स्टार्ट किया था, मई जून में। फिर जुलाई से सीरियस हो गई थी, मतलब पहले रील्स चलते नहीं थे, जुलाई वाले रील्स चलना स्टार्ट हुए, और लगातार कंटिन्यूअसली 3 महीने में ऐसा हो रहा था कि सर रोज रात को सो रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ तो 4000 फॉलोअर बढ़ गए। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा शुरुआत में एक्साइटिंग रहा होगा। रोज सुबह सुबह फॉलोअर्स को देखना, कमेंट्स देखना, लोगों को रिप्लाई करना, प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, बड़ा मजा आता था, मतलब बिजी रहती थी। अच्छा, जब आप कंटेंट क्रिएशन में गए इस टॉपिक के ऊपर, तो क्या आपके एम्प्लॉयर का पॉजिटिव रिएक्शन था, आपके सीनियर्स का या टीममेट का, स्पेशली सीनियर्स मैनेजमेंट का, या नेगेटिव रिएक्शन था कि लड़की अभी भागेगी, क्रिएटर बन गई? तो सर ये चीज़ को लेकर ना जितने भी कंटेंट क्रिएटर है वो फील करते हैं, प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस, किसी भी कंपनी में, कि जब तक मैं फेमस नहीं थी तब तक मुझे सब पसंद कर रहे थे। जैसे मेरे 100 के फॉलोअर होते हैं वैसे लोगों को दिखने लगता है। हाँ, लाइक यू नो कि वो फॉलो नहीं करते मुझे, पर उनको पता है मैंने स्टोरी में क्या डाला है। तो ऐसा होता था, मतलब लोग पसंद भी नहीं करते हैं और आपसे डायरेक्टली हेट भी नहीं करेंगे। बट सर ऑब्वियसली बात है, अगर आप जूनियर हो और आप मतलब सक्सेस ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, लोगों को थोड़ा लगता तो और आजकल तो सक्सेस की परिभाषा सोशल मीडिया से ही है कि आपके फॉलोअर्स के अकाउंट से वो लोग सक्सेसफुल देखते हैं और वो अंदर ही अंदर, अरे भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कर लो, किसी ने रोका है, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। हाँ, और सर मैंने भी किसी को देख के ही किया, लाइक मेरा मन तो था लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, किसी को देख के किया, और आज मैं उनसे भी आगे हूँ, या फिर अभी भी जिनको मैं देखती हूँ वो मुझसे, या फिर जो मेरे बाद स्टार्ट किए हैं वो मेरे से भी आगे है। तो सर मुझे लगता है ना कि जेलेसी तब आती है जब आप खुद में आपको हार्डवर्क करने की हिम्मत नहीं होती, तो आप जलते हो, यार मैं तो नहीं कर सकता, पर वो क्यों कर रही है, उसको रोके कैसे। और जब आपके अंदर होता है ना कि अगर मैंने आपको देखा 1 मिलियन पे और मैं अगर 200 पे हूँ, तो मुझे लगता है कि यार 1 मिलियन पे पहुंचना चाहिए। करेक्ट। तब जेलेसी नहीं होती, ये लोगों में नहीं होता। सर कब आपका वीडियो मिलियन हिट हुआ था? सर वही स्टार्टिंग के 3 महीने में, मतलब हर 4 में से 5वां वीडियो वायरल होता है। क्या बात है, ऐसा हो रहा था। ओके, अच्छा, अब आप आपकी जर्नी तो मुझे समझ में आई है, अभी तक आप कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हैं और साथ ही जॉब भी कर रही हैं वॉलमार्ट में। कब तक किया वहाँ पे जॉब? वॉलमार्ट में अराउंड 1.5 ईयर्स किया, और कंटेंट क्रिएशन चलता रहा? कंटेंट क्रिएशन चलता रहा सर, और उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, जैसे रिकॉर्ड करना, कोर्स के लिए उनके लिए रिकॉर्ड करना। तो जब उनके लिए लॉन्ग फॉर्म, अभी तक मैंने शॉर्ट फॉर्म्स रील का मुझे आदत है, लॉन्ग फॉर्म का नहीं है, तो मैंने उनको वो पहले भी बताया था कि लॉन्ग फॉर्म का आई डोंट हैव आइडिया, तो मैं ट्राई करूँगी, बट आप वीडियोस देखते रहना, फीडबैक देते रहना। तो बस अराउंड 200+ वीडियोस मैंने किसी कंपनी के लिए शूट करे हैं। बट वही है, कॉन्फिडेंस मतलब धीरे धीरे आते चला गया, स्टार्टिंग के वीडियो से, फिर बाद में धीरे धीरे, फिर उसके बाद उनके साथ मुझे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अगर मैं किसी और के लिए इतना कर रही हूँ कुछ पैसों के लिए,
तो मुझे लगता है इन फ्यूचर मतलब क्यों ना मैं किसी और को वो दूँ जो मुझे आता है या फिर जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी और मैंने सोचा कि अब अपना इंस्टाग्राम करते हैं। और जो चीज़ मैंने अपने टाइम पे किया था सर, डीएसए में जो अगर कोई डीएसए वाले लोग देख रहे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक होता है रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लगा लो। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि यार इस एफकेट के एग्जाम में ना ये टॉपिक आएंगे, तो एक होता है सर अंधाधुंध 50 क्वेश्चन कर लिया, कोई तो हिट हो ही जाएगा। करेक्ट। वैसे भी लोग डीएसए करते हैं। और मैंने इतना किया है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार अगर ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना, जब भी क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन हो, गारंटीड यही लगेगा। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको वो फॉर्मूला और आपको वो पॉइंट याद है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे अगर आप इसी को प्रैक्टिस करोगे तो इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे मैं सोच पा रही हूँ वैसे आप भी सोच पा रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ लाइक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है कि एक पैटर्न में ही किया जाए। तो अभी तक पैटर्न वाइज शीट अवेलेबल नहीं था मार्केट में। अच्छा। और किसी ने किया तो उन्होंने पेड किया, मतलब 1000 रुपये 2000 रुपये। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ तो फ्री होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज आप मार्केट में पहली बार आ रहे हो तो इसको पेड करने की क्या जरूरत है। पेड आप तब करो जब आप उस पर कुछ मेहनत करके या फिर आपके खुद के रिसोर्स खर्च हो रहे हैं आपको। लाइक मुझे लगता है कोई भी चीज़ पे पैसे तब आप चार्ज करो जब आपको उसको मेंटेन करने में खर्चा लग रहा है। जब तक वो फ्री है आपको उतना अब मैंने खुद बनाया, मान लो आप शीट, तो मेरे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हुआ है बट मैंने खुद से कुछ पैसे नहीं लगाए उसमें। तो मुझे लगता है कि आई शुड नॉट चार्ज अभी। अच्छा। तो मैंने शीट बनाया वो, हाँ, फ्री में अवेलेबल किया, मैंने रील बनाए और अभी अराउंड 100 के यूजर्स उस शीट को यूज़ कर रहे हैं। क्या ऑन डेली बेसिस 500 to 1000 लॉगिन्स डेली रहता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है सर बस, तो फिर कंपनी रजिस्टर करी, मैंने सोचा खुद का कुछ नाम देते हैं। तो मेरा नाम, सर जॉब तो छोड़ दिया मैंने 2025। अच्छा। जून में 1 साल हो गया अब तो। क्या बात है। हाँ। टू स्टार्ट समथिंग योर ओन। यस। तो राइजिंग ब्रेन आपने नाम सोचा। हाँ। बहुत अच्छा नाम है। तो फिर आपने ये एडटेक प्लेटफॉर्म के पीछे पर्पस क्या है, क्या सिखाना है? यही डीएसए बनाना है लोगों बच्चों को क्या ये बताना है। डीएसए एक क्या इसको बोलेंगे, मैं क्योंकि आपके टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हमारा वेब डेवलपमेंट का काम है, अब ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो डीएसए करते हैं मतलब डीएसए एक वर्क प्रोसेस है, यही मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, जिसके पीछे एक प्रोसेस है और तो आप ये सिखाते हैं आप लोगों को, अभी यही सिखा रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं अभी आप नहीं, सिखाने फ्री में। तो फिर खर्चा कैसे चल रहा है आपका? सर ब्रांड प्रमोशंस। अच्छा आ जा रहा है फिर, मतलब आप यू आर हैप्पियर देन व्हाट यू वर अर्निंग अर्लियर एट वॉलमार्ट। पहले से ज़्यादा पैसे में भी कमा रही हूँ और मुझे लगता है कि पीस भी ज़्यादा है, फ्रीडम है। हाँ, अपने मन का करने का भी, अपने मन का करने का, जब मन जहाँ जाना है वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और जब फैमिली ट्रिप प्लान करना हो या फिर मुझे होम सिकनेस थी स्टार्टिंग से। अच्छा। मैं 6 साल से बाहर हूँ पर लोग को लगता है कि, पर मैं हूँ अभी भी अटैच। मैं आज भी अगर घर पे 10 दिन के रहकर अगर वापस आई तो मुझे रोना आता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे मम्मी पापा से मिलने के लिए किसी से परमिशन की ज़रूरत ना हो अभी तो। क्योंकि सर हम लड़कियां हैं, हमारे पास वैसे भी बहुत कम टाइम होता है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए। तो बस इसीलिए सोचा कि खुद का करते हैं। और अभी अलॉन्ग विथ इंस्टाग्राम, जो कि आपने बोला पैसे कहाँ से मैनेज करते हो, ब्रांड प्रमोशंस और कॉलेज में प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स। तो अच्छा, आपने छोटी कंपनी का भी जॉब ऑफर लिया था, उसको फिर छोड़कर बड़ी कंपनी के लिए हंट करने गई। तो एक बिगिनर के लिए जो कभी आप जैसे लास्ट ईयर में थी और वो बच्चा, वो यूथ, बॉय हो गर्ल हो, वो एक बड़े एमएनसी कंपनी का पार्ट बनना चाहता है, उसका सपना है, तो क्या रोड मैप हो सकता है एक बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए? तो सबसे पहले अगर आप टायर 3 से आ रहे हो तो जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई थी कि सब कुछ सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप स्टार्टिंग का ही गेम जो है उसमें पीछे रह गए हो, IIT NIT नहीं हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, मैंने 4th ईयर से स्टार्ट किया था और तभी मतलब स्ट्रगल नहीं बोलूँगी पर हसल तो किया है मैंने। और मेहनत भी इतनी मतलब बहुत ज़्यादा, आप बोलते हो 1 साल तो बहुत कम होता है डीएसए के लिए, अगर लोग बोलते हैं कि कोडिंग तो कहाँ ज़्यादा नहीं किया, बट डिफर करता है ना। बीटेक भी आप 4 साल करते हो पर आप पेपर से जस्ट थोड़े दिन पहले पढ़ते हो। अगर आप वो थोड़े दिन पढ़ना काउंट करोगे तो आपने मुश्किल से 2 महीने पढ़ा है पूरे 4 साल में। मैंने वो सीरियस वे में 1 साल पढ़ा है। तो जो आप पूरे 4 साल में करते हो वो मैंने 1 साल में किया है। तो मुझे लगता है अगर आप टायर 3 से हो, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो। अब अगर आप 2nd ईयर 3rd ईयर में सुन रहे हो तो क्या आप लेट हो गए? मैंने 4th ईयर में स्टार्ट किया था। फिर उनके लिए ये मोटिवेशन लाइन है, तो जब जागो तभी सवेरा।
करेक्ट। डीएसए तो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बिना डीएसए के आपको नहीं लेगी। डीएसए के साथ साथ पहले सिर्फ प्रोजेक्ट्स इनफ थे, अब एआई भी आया है। तो मुझे लगता है कि एआई फ्री में भी कुछ कोर्सेज हैं यूडेमी वगैरह पे, या फिर बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं उसको, या वर्किंग प्रोफेशनल्स को मतलब थोड़ा हाई पेइंग वाला जो आईआईटी और एनआईटी के टैग्ड वाले जो एआई के कोर्सेज होते हैं, मुझे लगता है वो करके सिंपल वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट से अब जॉब नहीं मिलेगी प्रोडक्ट बेस में, उनको एआई इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके। तो मुझे लगता है कि आप अपने कैंपस की तैयारी, लाइक जो आप पेपर के लिए पढ़ते हो, उसके अलावा डीएसए, प्रोजेक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको सब कुछ आता है और अगर आप इंटरव्यू में बात ही ना कर पाओ कि सॉरी मैं नर्वस हो गया, तो आई थिंक सबसे पहली बात तो अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मिलेगी आपको, और उस टाइम अगर आप इस चीज से रह जाओगे तो फिर मुझे लगता है बहुत रिग्रेट करोगे, है ना? हाँ। तो जो बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कई लोग समझते हैं इंग्लिश बोलने को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, जबकि वो कम्युनिकेट करने के स्किल को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। तो कई लोगों में नहीं होता ये कॉन्फिडेंस कि खुल के नए लोगों के सामने बोल सके, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या टिप देंगे आप? सर मैंने अपने टाइम पे जैसे पढ़ाया था अपने जूनियर्स को, तो मुझे लगता है कि अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर 2nd ईयर में हो, अपने जूनियर्स को टारगेट करो, क्योंकि और सीरियस बच्चों को, कुछ को बस कॉलेज एंजॉय करने से मतलब है, तो उनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उनको अगर आप पढ़ाने भी जाओगे ना, आप खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे सर। तो सीरियस उनको मजे करने तो डिस्टर्ब मत करो, कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ाना है? ठीक है। तो सीरियस बच्चों को लो और उनको पढ़ाओ। अगर आप वो भी नहीं मिल रहा है आपको, तो मुझे लगता है सर आप अपने आप को रिकॉर्ड करो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि मुझे लगता है पढ़ाने के साथ साथ जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कैमरे के सामने बात करने के लिए, वो सिर्फ वही था जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। अब जरूरी नहीं है कि आप अभी कि आप भी कंटेंट क्रिएटर बनो तो ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो शूट करके डिलीट कर दो, बट जब आप कैमरा ऑन करोगे ना, कोई नहीं देख रहा है, फिर भी आप नर्वस होगे, ये गारंटी है। या तो फिर आप, अगर आपको फिर भी आपको लगता है ना कि आप चिल हो क्योंकि आप डिलीट कर रहे हो, तो फिर किसी एक इंसान को दिखाने की कोशिश करो कि यार तू मेरा कहीं से भी वीडियो ना आप देख लेना, ऐसा करके, ठीक है? तो आपको डर रहेगा कि यार ये किसी को दिखाना है, तो थोड़ा बेटर प्रेजेंटेबल बनाए। तो एक बार कैमरा ऑन करोगे ना, और छोटा सा एक लैम्प अपने फेस पे ऑन कर देना, फिर देखो, फिर अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप वही जोन में जाते हो जो इंटरव्यू में होता है, कैमरा ऑन होता है और इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है, बस यही करना है। अच्छा, कई लोग जॉब ज्वाइन करने के बाद स्विच करना चाहते हैं, तो स्विच करने के लिए क्या सजेशन आप देना चाहते हैं? कितने टाइम मिनिमम जॉब करना चाहिए? कितना फ्रिक्वेंटली स्विच करने से सीवी खराब हो सकता है? तो इनिशियली अगर आपकी, सबसे पहली बात, स्विच करने की ज़रूरत कब होती है? जैसे मेरे 4.5 का पैकेज था स्टार्टिंग में, और मुझे लगता था मैंने जितनी मेहनत की है मैं 20+ डिजर्व करती हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने बहुत मेहनत किया है, और अगर आप 4.5 में भी मैं रह सकती थी, लेकिन कहीं ना एंड में जा करके मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती, क्योंकि कोई भी इंसान लगातार बहुत टाइम तक मोटिवेटेड नहीं रह सकता बिना रिजल्ट के। करेक्ट। तो मुझे लगता है अगर आप भी वैसे हो, अगर आप बहुत एक छोटी सी कंपनी, छोटे से जॉब में फंस गए हो, और आपको लगता मतलब आप मेहनत भी कर रहे हो, आपके अंदर टैलेंट है, ऐसा नहीं कि मैं कर लूंगा फिर कोई नहीं करता, तो फिर आपको स्विच करना चाहिए। एज अ फ्रेशर 2 साल के अंदर अगर आप स्विच कर रहे हो तो सही है। 2 साल के बाद आप फ्रीक्वेंटली स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सीनियर रोल पे जाते हो। तो वहाँ पे आप जिस भी कंपनी में जाओगे ना, वो यही चाहेंगे कि एज अ सीनियर आपने हर कंपनी में 6 महीने 1 साल काम किया है, तो आप हमारी कंपनी में भी क्या ही करोगे। 1 साल आपको कंपनी का काम समझ के थोड़ा बहुत करने में लगता है जो ऑलरेडी बिल्ट है। आप खुद से कंट्रीब्यूट करने चाहते हो तो कम से कम आपको 2-3 साल एक कंपनी में रुकना चाहिए। तो एज अ सीनियर मैं बोलूँगी 2-3 साल स्विच करने के लिए टाइम इनफ है, और एज अ फ्रेशर जितनी जल्दी हो सकता है भागो। हाँ, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपने सर्विस बेस्ड कंपनी में खुद को 2 साल सर्व कर दिया, उसके बाद आप प्रोडक्ट में जाते भी हो, फिर भी आप SDE 1 ही रहोगे, मतलब आपकी सैलरी अभी भी वही फ्रेशर वाली रहेगी। तो क्या एनुअल इंक्रीमेंट नहीं देती है कंपनियां फ्रेशर को? देती है। अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलता? नहीं देती है। अगर मान लो आप कि मैंने एज अ फ्रेशर एक कंपनी X ज्वाइन किया, मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मैंने भी 2 साल काम किया, उन्होंने भी 2 साल काम किया, और सर्विस बेस में किया, तो पहली बात तो सर्विस बेस का नोटिस पीरियड 3 महीने होता है। नोटिस पीरियड मतलब आप आज बोलोगे और 3 महीने बाद छोड़ोगे, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इतना टाइम वेट नहीं करती। 1 महीने का नोटिस पीरियड वो देते हैं, और 1 ही महीना वो वेट भी करते हैं। तो सर्विस बेस से प्रोडक्ट में स्विच करने में आपको प्रॉब्लम तब आएगी, आपको छोड़ के ही क्रैक करना पड़ेगा। इतने दिन वेट नहीं करेगी, या फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि आप मुझे जल्दी छोड़ दो, जो कि बहुत रेयर है। नहीं छोड़ते। तो हाँ,
तो स्विच करने के लिए कंपनियां चाहती हैं कि दूसरा ऑफर वो रिजेक्ट हो जाए, इसलिए वो नोटिस ही नहीं देना छोड़ना चाहती है, वो 3 महीना काम कराना चाहती है ताकि वो दूसरा जो जॉब ऑफर कर रहा है वो वेट ही नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा ताकि ये टिका रहे मेरे पास। तो फिर बाद में जाके आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि 3 महीने का नोटिस पीरियड है, आप जॉब छोड़ो और आपको अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप क्रैक कर लोगे, तो अब जाके इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, तब टाइमलाइन मैच हो जाएगी। तो अगर आपने 2 साल सर्विस पे काम भी कर लिया, अगर आप स्विच करके प्रोडक्ट में भी आओगे तो 2 साल बाद मेरी सैलरी पे तो 20% लाइक 20 लाख पे इंक्रीमेंट होगा, लेट्स सपोज 5 to 10%। तो अब 10% के हिसाब से अब मेरी सैलरी हो जाएगी 22 लाख। और आप अगर सर्विस बेस से आओगे तो हो सकता है आपको 20 भी ना मिले, क्योंकि आप सर्विस बेस से आ रहे हो। आपको अनुभव इसका है ही नहीं मेरे प्रोडक्ट का। हाँ, क्योंकि और आपने आपको सर्विस बेस यहाँ में काम काम किया करके सीखोगे तब जाके उस लेवल पे जाओगे। और नहीं भी तो आप जिस भी कंपनी से आ रहे हो वहां आपने डेवलपर वाला काम ही नहीं किया, आपने सपोर्ट रोल किया है। सर्विस बेस्ड कंपनी में सर कोड लिखने बहुत रेयरली मिलता है। अच्छा। और सीनियर को मिलता है, जूनियर को नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर बैकएंड टाइप का काम रहता है। बैकएंड टाइप का काम उनका नहीं रहता है, सपोर्ट वाला, ऑपरेशनल वाला, बस टेक सपोर्ट देना हाँ, है। करेक्ट। अच्छा, ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, लाइक दैट। हाँ। क्या एआई के आने से डीएसए के जॉब रोल में या रिक्वायरमेंट में इंडस्ट्री में कमी आई है? क्या ले ऑफ्स हो रहे हैं एआई के चलते? सर एआई के चलते ले ऑफ्स हो रहे हैं, नो डाउट, बट इससे डीएसए कम नहीं होगा। ये चीज़ मुझे भी मतलब ये सबका डाउट होता है और मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगी। डीएसए मैथमेटिक्स लॉजिक है। मतलब अगर कल को एआई आए या फिर और भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, आपका माइंड टेस्ट करना वो डीएसए होता है। तो डीएसए कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम सब्जेक्ट हटा देंगे। तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड ट्रेंड है। हाँ, एआई के साथ ये ज़रूर हुआ है कि पहले सिर्फ अगर डीएसए के राउंड्स होते थे इंटरव्यू में और प्रोजेक्ट डिस्कशन, तो अब एक एआई का राउंड भी होगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि आपको एआई में क्या क्या आता है, ये होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डीएसए हट जाएगा। आपकी नज़र में चैट जीपीटी और क्लाउड में कौन सा एआई प्लेटफॉर्म बेहतर है अगर हम टेक्नोलॉजी को स्पीड अप करने की बात करें, जो आप कोडिंग करते हैं उसमें बेटर आंसर चाहिए तो? सर सिचुएशन के हिसाब से, अगर फास्टेस्ट रिजल्ट चाहिए कि मैंने तुरंत बात किया और रिस्पॉन्स तुरंत आए और जल्दी आए, वो चैट जीपीटी बेस्ट है। क्लाउड की लिमिट और टोकन ही खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको कंटेंट अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो मुझे लिंक्डइन के लिए कुछ पोस्ट करना है, मुझे टॉपिक पता है, आइडिया पता है और मुझे लिखना है, तो मैं चैट जीपीटी से नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मोर ह्यूमन फ्रेंडली क्लाउड लिखता है। अच्छा। हाँ, पर उसके टोकन्स बहुत लिमिटेड होते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है तो हाँ करेक्ट, तो चैट जीपीटी बेस्ट है। पेड लेना हो तो चैट जीपीटी बेटर है या क्लाउड? नहीं, पेड लेना हो तो हाँ। सर वही बोला, अगर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है और सर्च फास्ट चाहिए तो चैट जीपीटी बेस्ट है। उसके लिए मतलब अभी तक मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी पेड लेने की, बट अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो तो फिर यू कैन। क्लाउड थोड़ा महंगा है चैट जीपीटी से। ओके, तो आप ये कह रहे हैं, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब प्लेसमेंट पाना बहुत ही अनसर्टेन है। मेरे कई दोस्त इंजीनियरिंग करके और किसी और ही फील्ड में जॉब कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि उनको कैंपस प्लेसमेंट मिला नहीं और वो कहीं एफर्ट उन्होंने डाला भी नहीं होगा जितना आपने एफर्ट डाला नई टेक्नोलॉजी को सीखने में और अटेम्प्ट करने में। रिस्क लिए तो कई लोग नहीं रिस्क ले पाते। तो आपके रोड मैप से ये समझ में आ रहा है, जो आपने बताया लोगों के लिए भी और अपनी जर्नी से भी, कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बच्चा 25 लाख 30 लाख के पैकेज तक जा सकता है अगर खुद से मेहनत करे तो। हाँ। उसके लिए एनआईटी आईआईटी का ठप्पा लगना ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी होगा, पर आपके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप टायर 3 से हो तो आपका रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास अच्छा कॉलेज नहीं है। एचआर सबसे पहले आपके रेज्यूमे में आईआईटी एनआईटी का टैग देखते हैं, अगर वो है तो ब्लाइंडली सेलेक्टेड, वो नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया हुआ है क्या, अगर वो भी है तो ब्लाइंडली सेलेक्टेड, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया, आपको कोई अवार्ड मिला है, आपने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया है किसी कंपनी के थ्रू, या फिर आपने ऑनलाइन लेवल पे डीएसए का कॉन्टेस्ट दिया है और आपको इतनी रैंकिंग मिली है, तो ऐसे अचीवमेंट्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, फिर तो गूगल से भी कॉल आता है। अच्छा, आपके नॉलेज में है कि ऐसे लोग जो छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से थे लेकिन बड़े अच्छे गूगल जैसे ब्रांड के साथ काम जैसे अभी मैं मेंटरशिप देती हूँ, जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ना, उन कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में ही जाती हूँ मैं ट्रेनिंग्स देने, तो वहाँ मैंने देखा है सर कि कॉन्टेस्ट की वजह से
लाइक कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट दिया है और रैंकिंग इतनी अच्छी है कि उन्हें लाइक माइक्रोसॉफ्ट से भी कॉल है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अप्लाई किया और उनका रेज्यूमे सेलेक्ट हुआ, उनके टेस्ट आए, उनके इंटरव्यू कॉल आए और उसी कॉलेज में उसी क्लास के बाकी लोग जिन्होंने ये नहीं किया था उनका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो क्या मैं ये समझूं कि जर्नी अच्छी और शानदार कभी भी बनाई जा सकती है? कभी भी। या तो आपने आईआईटी की तैयारी की और क्रैक किया तो वहां पे मेहनत दिखा दी, करेक्ट, तो अच्छी जर्नी हो गई, आप आईआईटी बॉम्बे चले गए, आईआईटी दिल्ली कानपुर चले गए और बढ़िया प्लेसमेंट ले लिया, वहां पे भी पढ़ाई अच्छी की, क्योंकि आईआईटी में भी जाना गारंटी नहीं देता कि आपको बढ़िया टॉप लेवल का जॉब मिलेगा, करोड़ों का पैकेज मिलेगा। Yes. वो 1 2 4 होते हैं, सब नहीं होते। यस। या अगर आईआईटी की प्रिपरेशन से पहले मेहनत नहीं की और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए लेकिन अभी भी जाग गए और अभी से भी मेहनत शुरू करें तो भी वहां पहुंच सकते हैं। यस, और उसके बाद भी कुछ लोग सीरियस होते हैं। टीसीएस में जॉब कर रहे हैं 2 साल से, 4 या 6 लाख के पैकेज पे, और डायरेक्ट गूगल में जाते हैं। हाँ? तो सर आप जब मेहनत करो तब से रखा हुआ है, और ऐसा नहीं है आपने बोला ना आईआईटी में मेहनत किया तो आईआईटी चले गया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बहुत लिबरल हो जाते हैं ये सोच के हम तो आईआईटी में हैं, हमें तो प्लेसमेंट लग जाएगी। बट मेरे बहुत जान पहचान के लोग आईआईटी के अभी भी 6 लाख का और 8 लाख का जॉब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर ये जर्नी ऐसा नहीं है कि एक बार प्रूफ कर दिया और लाइफ टाइम गारंटीड चल रहा है। ये पेड प्लान है और सब्सक्रिप्शन हर मंथली अपडेट करना पड़ेगा, ईयरली अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, कई लोगों को ये लगता है कि इतना करो उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगी, इतना पढ़ लो अब नहीं पढ़ना है। उनको क्या बोलना चाहते हैं? सर उनकी पूरी जिंदगी ईएमआई पे चली जाएगी, है ना? ईएमआई पे मतलब कुछ भी खरीदना है तो जिंदगी भर ईएमआई भरते रह जाएंगे, उतना कैश रहेगा नहीं उनके पास। हाँ एग्जैक्टली। और अगर आप मेहनती हो, अगर आपको भी फील होता है जैसे मुझे होता है हर चीज़ करने के बाद, जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने भी यही कहा था कि अब क्या करना है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। कंटेंट क्रिएशन हो गया, 2 लाख हो गया, इंस्टा पे यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया, अब क्या, कॉलेज में ट्रेनिंग्स, ठीक है, अब क्या, और क्या, पॉडकास्ट, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना। पर इन फ्यूचर अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो? ये सवाल जब इंटरव्यू में पूछते जाते हैं ना तो हम झूठ बोलते हैं कि सर इसी कंपनी में खुद को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं। सब यही बोलते हैं। बट इन रियलिटी 5 साल कोई भी एक कंपनी में खुद को सर्व करते हुए नहीं देखना चाहता जब तक कि वो उस कंपनी में मेन पार्ट ना हो। मेन पार्ट मतलब आप कुछ कितनी मेहनत कर लो, बड़े बड़े एमएनसीज में यू आर स्टिल एम्प्लॉय और कभी भी आप फायर हो सकते हो। अब भाई आपका सर स्टार्टअप है तो आपके लिए एक एक एम्प्लॉय मैटर करता है ना? और मतलब और आपको दिखता भी है, बैकबोन भी है, और दिखता भी है कि यार ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा। बट इतनी बड़ी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज के सामने लाइक वो आप पे इतना ध्यान नहीं दे पाते ना कि आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो। तो मुझे लगता है कि कंपनी के लिए काम करना इज ओके अगर आप इंजॉय करते हो। अगर आपको सर कंपनी के अलावा कोई काम करना पसंद ही नहीं है, सोशल लोगों से मिलना नहीं पसंद है, सोशल मीडिया पे रहना नहीं पसंद है, दिखाना नहीं पसंद है, तो फिर इसके अलावा भी बहुत लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बिजनेस आइडियाज चला रहे हैं कि क्लाइंट से प्रोजेक्ट लाना। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि यूएस से भी प्रोजेक्ट लाते हैं और अपने कुछ इंटर्न से वो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल लाइफ ही और सोशल मीडिया पे रहना ही एक सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत अलग तरीके भी है। बट कुछ लोग सर अपनी पूरी ज़िंदगी भी कंपनी में काम करते हुए सर्व करते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज वो भी चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कॉर्पोरेट लाइफ में मैं रह के आई हूँ, वहाँ भी रहना सर इतना आसान नहीं है। मतलब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में रहना, झेलना, है ना? हाँ, बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड भी डाल देते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कितने घंटे में पॉसिबल नहीं है ओवर टाइम कराने के लिए? नहीं सर, मतलब मैंने मॉर्गन स्टैनली में भी काम किया और वॉलमार्ट में भी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। सब पहली बात काम इक्वली बढ़ता है, और अगर कभी ओवरलोड का आता भी है तो ऐसा होता है कि वो लोग खुद ही अपने एंड से ये बात करते हैं कि इसमें इतना टाइम लगेगा, हम इतना ओवरलोड नहीं दे सकते। बट हाँ, हर कंपनी में एक चीज़ ऐसी होती है, कभी कभी आपका थोड़ा लूज पीरियड चलता है कि आपके पास काम बहुत कम होता है तो आप अभी इंजॉय कर लो, लेकिन कभी ऐसा भी होता है तो फिर हम भी मैनेज करते हैं। तो ये वाइस वर्सा है। वर्क फ्रॉम होम में ऐसा होता है कि वर्क का लोड ज़्यादा दिया जाता ताकि उसको फ्री रहने का टाइम नहीं सर, नहीं, मतलब मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ था कि अगर हम घर जा रहे हैं और पता है उनको कि हम वर्क फ्रॉम होम 3 महीने बाद ले रहे हैं तो काम थोड़ा कम ही मिलता है, और नहीं भी तो हम छुट्टी अप्लाई कर लेते हैं तो काम अपने आप कम हो जाता है। अभी भी कई एमएनसीज हाइब्रिड मोड में जॉब देती है कि आपको मन करता है ऑफिस से काम कर लो, मन करता है आप कहीं से भी काम करो। नहीं, अभी सर हाइब्रिड हो गया, रिमोट अब जॉब नहीं रहा है उतना। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मैं तो ये समझता था कि कुछ दिन ऑफिस में, कुछ दिन बाहर से। हाँ सर, तो 2 दिन 3 दिन ऑफिस आओ, 2 दिन 3 दिन घर रहो। लेकिन सर वो बैंगलोर रहो ना, तो आप 2 दिन 3 दिन के लिए घर कैसे जाओगे इतनी दूर? यही है।
अगर आप ऐसा घर नहीं हो बैंगलोर सकता में है तो फिर 2-3 दिन के लिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 15 दिन ऑफिस जाओ, 15 दिन ये गोवा में बैठ के कैलकुलेशन सर मैंने भी सोचा नहीं बीच बीच पे बैठ के आराम से नारियल पानी पीते पीते नहीं। और काम कर रहे लैपटॉप पे। ऑल्टरनेट डेज आना पड़ता है ऑफिस। अच्छा हाँ, तो इसको हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट डे पे। हाँ। अच्छा, एमएनसीज ये ऐसा ऑफर करती है कि आप कभी भी पंच करना करो, 24/7 ऑफिस खुला है, आप 8 आवर्स अपना काम करो और जाओ। हाँ, एमएनसीज में सर ऐसा होता है, काम से मतलब है और आप एक बार आ जाओ, एटलीस्ट 4 घंटे या 5 घंटे ऐसा रह लो, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। मतलब जा भी सकते हो 4 घंटे में? हाँ 4 घंटे में? हाँ, लोग जाते हैं, कैब बुक करते हैं और जाते हैं। तो फिर सैलरी तो पूरे दिन की नहीं बनेगी ना, हाफ डे लग गया नहीं ना सर, फिर। ऐसा नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, सर्विस बेस्ड कंपनी में पंच इन और पंच आउट का टाइम नोट होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, आप रात भर काम करके खत्म कर दो, उनको काम से मतलब है। डेली अपडेट, स्क्रम कॉल जो होती है, डेली अपडेट होता है कि आपने क्या कल काम किया। आप 24 घंटे में कब कर रहे हैं उनको मतलब नहीं है। तो रात में घर पे भी काम कर सकते हैं? हाँ, एमएनसीज में फ्रीडम, यही तो अच्छा है सैलरी के साथ। चेन्नई में आप 1.5 साल रही, कैसा लगा शहर आपको? एक अकेली लड़की के हिसाब से कैसा शहर है? सही है सर, मतलब वहाँ पे अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो वहाँ पे लोग हिंदी नहीं आती है उनको, तो अगर आप वहाँ पे रहने जाते हो तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट आप पढ़े जो एजुकेटेड है उनसे बात कर पाओगे। लोकल मार्केट में तो उनको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर थोड़ा तो आप दिक्कत तो थोड़ा होता है। सीखते हैं फिर वर्ड्स? नहीं सर, कि मुझे कुछ तो नहीं खाना आया। नहीं कुछ खरीदना है तो उसको, जैसे हम चावल बोलते हैं, सर मैं राइस बोलते इशारे हैं, में बोलती थी कि ये वाला मुझे चाहिए, 2 बॉटल पानी दे दो ऐसे। हाँ बॉटल तो समझते ही होंगे। हाँ, तो वैसे ही बस 2 बॉटल या कुछ दिखा दिया ऐसा, या फिर सर ब्लिंकिट कर लिया, मतलब Easier है ना? अवॉइड करती थी कि हाँ लोकल शॉप में ना जाना पड़े। ओह, तो आप लोकल शॉप से ज्यादा शॉपिंग वहाँ, मतलब नहीं। बाहर मॉल्स वगैरह? ब्लिंकिट या मॉल में तो सर मॉल सबको में आता है। हाँ, इंग्लिश बोल लेते हैं बच्चे ना, जो भी सेल्समैन होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं। Correct. ओके। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेन्नई कैसा शहर है? सही है, सही है, अच्छा है, कूल है? मतलब रात को घूमने वाला सीन तो कहीं भी अलाउड, मतलब कहीं भी अच्छा नहीं है। हाँ। बैंगलोर का नाइट लाइफ तो बेटर है। हाँ, बैंगलोर का मैंने सुना तो है, मतलब रही हूँ, आप 6 महीने रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, देखा है सर, मतलब हाँ शायद। अच्छा। मतलब मैं सर बाहर जाती नहीं हूँ। सिटी वगैरह नहीं घूमी नहीं, आप? मैंने कभी नाइट बाहर अलाउ, मतलब मेरे पेरेंट्स पढ़ाकू अलाउ बच्ची नहीं रही करते। आप हमेशा, इसीलिए तो पढ़ा रही है। हाँ, हाँ, अगर वो घूम रही होती तो फिर ये आज अपना प्लेटफॉर्म नहीं होता आपके पास। करेक्ट सर। गॉट इट, समझ में आता है। तो मतलब क्या सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं लाइफ में? सर मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पे हमेशा ऐसा कहा गया था कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे बोल दो, हम ले आएंगे। बाहर जाना अलाउड ही नहीं था, मतलब और पहले स्टार्टिंग में लगता था कि क्यों नहीं, बट बाद में से ऐसी आदत हो गई कि मुझे ज़रूरत नहीं लगता अब कि सोशल लाइफ। अभी तो मेरे पास कॉर्पोरेट के बहुत फ्रेंड हैं, तो अगर हम कहीं इवेंट्स पे जाते हैं या कुछ भी तो हम दोस्तों से मिलते हैं, बट मैंने देखा है कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें वीकली दोस्तों से बाहर जाना है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं ऐसा थोड़ा पूजा पाठ वाली लड़की हूँ, तो मैं मंदिर जाना मतलब ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, नाम जाप करना ये सब पसंद है। वृंदावन मथुरा जाना पसंद है आपको? इसलिए यहाँ पे आई हूँ सर। अच्छा। इसी बार मतलब एक पद दो काज हो जाए, हाँ, काम भी हो जाए और मैं आई सर, और प्रेमानंद जी महाराज छुट्टी पे चले गए। आपको मिलने का मन था उनसे? हाँ बहुत, उनको फेस टू फेस नहीं देखा। अच्छा, सुना है मॉर्निंग में 4 बजे भोर में उनकी यात्रा होती है। अभी छुट्टी पे है सर, बाहर निकल, अभी शायद नहीं करते हैं वो, तबीयत खराब है उनकी शायद ज़्यादा। उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी इतनी सक्सेसफुल हो कि जैसे विराट कोहली जी जाते हैं और वीआईपी दर्शन करते हैं और सामने वार्तालाप करते हैं, वैसे आप भी करें आने वाले समय में। हर जनरेशन में ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है ना कि मुझे लाइफ आज ही जीनी है, योलो, यू ओनली लिव वंस वाला एक टैगलाइन उनकी लाइफ में रहता है। और वो सोचते हैं कि मुझे पैसा भी कमाना है खूब सारा, सक्सेसफुल भी होना है और करंट में मज़े भी करने हैं, जैसे घूमना है, आउटिंग पे जाना है, कभी वैकेशन ले लिया दोस्तों के साथ, हिल स्टेशन पे चले गए, बीचेज चले गए, जंगल सफारी लेने चले गए और फिर वापस वीकेंड में घूम के आ गए, फिर काम में लग गए। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल के भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। सर कुछ लोग करते हैं जिनका फोकस सिर्फ जॉब पे होता है, तो उसके बाद उनके पास बहुत टाइम है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं 9 to 5 करके घर आती थी तो मेरे पास टाइम होता था, तो मैं क्या करूँगी। तो सर मेरे केस में मेरा फ्रेंड्स और सोशल लाइफ था नहीं, तो मैं 3 महीने यहीं मतलब ऑफिस में रह करके और 1 महीने के लिए घर चली जाती थी। बाकी लोग क्या करते थे, उसी बीच में जो मतलब 3 महीने लगातार काम नहीं करते थे, बीच में ब्रेक लेके दोस्तों के साथ बाहर चले गए, तो लोग तो मैनेज करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ऐसे भी लोग? बढ़िया सर कुछ ना, जैसे वो बोलते हैं ना मल्टीटास्कर, तो कोई लोग कर लेते हैं और कोई लोग बस उनको लगता है लाइफ में कमाना, मजे करना इज इनफ, इतना ही सेटिस्फाइड है वो। हाँ सेटिस्फाइड। आज के टाइम पे एआई टूल्स
को यूज करके स्टूडेंट्स अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सर पहले के टाइम पे था ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ पढ़ना है, कुछ पेपर कुछ कंपनी का आया है ओपनिंग, अब उन्हें नहीं पता क्या पढ़ना है, तो लोग हम ढूंढते थे हम लोग कि यार ऐसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर मिल जाए जिनके साथ मीट कर ले, तो 1000 रुपये 1500 रुपये हमें देने पड़ते थे 30 मिनट्स के कॉल के लिए। और फिर हम पूछते थे कि सर क्या इंपॉर्टेंट है या क्या क्या है। ऑल्दो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन फिर भी हमें सुनना था किसी से कि उनको एक्सपीरियंस है तो वो सही बताएंगे। अभी के टाइम पे भी AI की वजह से पूरा रिमूव नहीं हुआ है, बट AI की वजह से कम ज़रूर हुआ है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है और मुझे कोई चीज़ लिमिटेड पता है, सर आप पढ़ भी उसके इंटरनेट से सर्च करके वही पढ़ोगे जो आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है। जो आपको पता भी नहीं है वो कैसे पढ़ोगे? तो AI से अगर आप ये बोलते हो कि ये रहा जॉब डिस्क्रिप्शन, ये रहा मेरा रेज्यूमे, और मुझे एज अ रिक्रूटर आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस जॉब के लिए, AI आपको सब कुछ बताएगा। वो सारे सवाल पूछ देगा, सारे सवाल पूछेगा, जवाब बताएगा आपको कैसे क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ आप उनको बोलो कि मॉक इंटरव्यू ले, आपका 30 मिनट्स, वो बैक टू बैक आपका क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर दो, और आप उसको बोलो कि वो आपको इवैल्यूएट करे कि मैंने ये आंसर दिया है, अब आप ये बताओ एज अ रिक्रूटर कि मुझे इसको रिफाइन करके बोलना कैसे था। तो कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हुई आपकी, वो बताना, वो आंसर तरीका। सर आपने क्वेश्चन बोला, कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर करते हैं और कभी कभी लगता है क्या बोल के चला गया ये, समझ नहीं आता है, रिफ्रेमिंग करना नहीं आता उनको। तो मुझे लगता है ChatGPT या ऑनलाइन AI टूल्स, क्लॉड, परप्लेक्सिटी बहुत बहुत हेल्प करता है मॉक इंटरव्यूज में अभी के टाइम पे, और फ्री। मुझे लगता है तैयारी करने के लिए बच्चों को इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इतना फ्री है टोकन्स। करेक्ट। अच्छा ठीक है, अभी ये सीखने के लिए तो इम्प्रूव करने में AI मदद करता है। क्या ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि हम जितना एक नेचुरल एक प्रोसेस है इस यूनिवर्स का, कि आप जिस बॉडी पार्ट का जितना ज़्यादा यूज करोगे वो उतना शार्प होता जाएगा और जीन्स में भी आगे ट्रांसफर होता जाएगा। करेक्ट। समय के साथ हमारे दुम गायब हो गए क्योंकि हम दुम यूज करना बंद कर गए थे। कई जगह लोग बहुत ज़्यादा जैसे चलने के बड़े हैं तो उनके लेग्स बड़े स्ट्रांग रहेंगे, जहाँ चलने का काम ज़्यादा है। अभी ब्रेन का काम थोड़ा कम हो गया है AI के आने से, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो जो अपने ब्रेन से सोच के R&D करके और एक दिमाग में भी कुछ रखते थे, कई लोग AI पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो प्रॉम्प्ट देते हैं, रिस्पॉन्स आया, यूज करके प्रोडक्ट डेवलप तो हो जा रहा है इस वाले उनके लाइफ में, और पैसा इंस्टेंट कमा भी ले रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। करेक्ट। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि लोगों का ब्रेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रॉम्प्ट देने वाला बन के रह जाएगा। मुझे लगता है सर यूज़ करने के ऊपर है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन के पोस्ट के लिए डिपेंडेंट हो गई हूँ AI पे, तो मैं उसको सिर्फ टॉपिक बोलती हूँ, वो मुझे लिख के देता है, थोड़ा बहुत रिफ्रेम किया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो ये मैं टोटली रिलेट कर रही हूँ जो आप बोल रहे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे प्रोजेक्ट बनवाना है और आप जो बोल रहे हो पहले हम स्क्रैच से लिखते थे, तो पॉजिटिव में देखो आप, तो टाइम बचता है हमारा, है ना। और इसके साथ मैं ये बोलूँगी अगर कुछ मिस हुआ है तो ये है कि स्क्रैच से लिखने के बजाय आप सिंटेक्स भूल जाओगे बहुत होगा तो, क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो, आप बस देख रहे हो, तो फॉर श्योर कोडिंग में आप सिंटेक्स भूलोगे। लेकिन सर अभी भी मतलब अब कुछ चीज़ें फास्ट हुई हैं तो थोड़ा तो ड्रॉबैक आएगा। तो जिनको अभी भी अपने आप को अपडेटेड रखना है, वो अभी भी AI से प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये कहता है कि मुझे एंड टू एंड बताओ कि तुमने ये पूरा वर्कफ्लो कैसे बनाया है ना। और फिर वहाँ पे डाउट हो तो फिर वहाँ पूछो। तो खुद को अपडेट रखने वाले जो चाहे, अभी सर AI की वजह से ये हो गया कि वो आपको सब कुछ सर्व करके देगा, जितना सवाल पूछोगे उतना बताएगा। सवाल पूछा तो आप अभी भी तेज हो, और अगर फुल्ली ब्लाइंडली ट्रस्ट किया तो फिर शायद खतरे में हो। आज के डेट में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े पुअर फैमिली से आते हैं, जिनका पैसा कमाना जरूरत है एज अर्ली एज पॉसिबल। अब वो 4 साल के बीटेक के दौरान वेट नहीं हो रहा उससे, क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं, अपनी फीस निकालनी है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो जब फ्रीलांसिंग लोग करते हैं तो वो तो स्टडीज़ के दौरान भी चाहे तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेकर अपना स्किल बिल्ड कर ले, पहले फ्रीलांसिंग कर ले और फिर पैसा कमाना शुरू करे। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही पैसा कमाना शुरू करना चाहता है ऑनलाइन AI टूल्स की मदद से और अपनी स्किल के यूज से? सर ये पॉसिबल तब होगा जब आपको सच में स्किल आती है, करेक्ट। तो उसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अगर आप रेडी हो
तो नंबर ऑफ सोर्स इनकम्स जो अभी के टाइम पे बच्चे कर सकते हैं, सबसे पहला है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप कैमरा फियर नहीं है तो दिस इज द बेस्ट। अगर है कैमरा फियर तो बड़े बड़े लाइक कंटेंट क्रिएटर को रीच आउट करो कि आप उनके कुछ पोस्ट शेड्यूल और यू नो बाकी चीज जो हमें सर थोड़ा आलस लगता है करने में, एंगेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट करना, वो हैंडल करने में आपको आराम से 10,000 महीना मिल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म भी है अगर मान लो आप, तो आप एज एक्सपीरियंस आप कल को बाकी लोगों को दिखा सकते हो। और ऐसे 5 कंटेंट क्रिएटर को पकड़ लिया तो 10 into 5 50,000 आ गया ना। 5,000 भी देते तो 25,000 बन रहा है आपका। करेक्ट। तो और नहीं, अगर आप मुझे लग रहा है कि कॉलेज के साथ में बस इतना टाइम नहीं है कि मैं 5 को नहीं कर पाऊंगा, तो आप 1 या 2 को करके कॉलेज के एक्सपेंसेस तो मैनेज कर ही सकते हो। कंटेंट क्रिएशन के अलावा कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोर्स बनवाना है बहुत कुछ है ना, तो आप कॉलेज में जो थ्योरी आप पढ़ते हो ना, वो सब नोट्स, आजकल नोट्स भी बहुत जरूरी होते हैं है ना। हालांकि एआई करता है बट हैंड रिटन नोट्स और एआई वाले में थोड़ा वो होता है, करेक्ट, इन डिटेल वाला। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो कोर्स रिकॉर्ड करते हैं उनको ना पीपीटी चाहिए होता है कि उनको अगले 30 मिनट में जो पढ़ाना है वो ऑलरेडी कोई बना के देता ना, तो एआई की हेल्प से आप कर दो। आजकल सुना है नोटबुक एलएम से बढ़िया पीपीटी बनते हैं, बट सर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे शूट करना है, विजुअल्स भी बना देता है, सब कुछ करता है। दो आई हैव नॉट यूज्ड इट बट आई हैव सीन इन करता है सर, लेकिन ना थोड़ा एआई वाला जो दिख जाता है ना पहले से कि एआई से बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली लोग उससे थोड़ा रिलेट कम करते हैं। और अगर मुझे पढ़ाना है वो चीज पीपीटी पे दिखा के तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैं क्या चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है कि कोई यार बना दे, थोड़ा पैसा ले ले बना दे, तो ऐसे मतलब आप रीच आउट कर सकते हो। तो डायरेक्ट कंटेंट क्रिएटर को रीच करे तो बहुत काम आ सकता है उनके पास। हाँ, मतलब मेरा जो भी वीडियो एडिटर है उसने मुझे रीच आउट ही किया था। अरे वाह, क्या तो बात है। मुझे लगता है कि हाँ, आपको रीच आउट करना चाहिए, बट अब वही है, आप बोलोगे कि इतने इन्फ्लुएंसर्स कम है, हम लोग इतनी ज्यादा है कि किसको रीच आउट करे, तो फिर तो वो जॉब में भी है। बीटेक में इतने पास आउट हो रहे हो, 10 लाख 20 लाख में स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, जॉब तो अभी भी 1000 में ही है, वहां भी तो हम तुक्का मार ही रहे हैं ना। तो बस अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है जो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है या शुरू से इतना कॉन्फिडेंट रहा होगा तभी वो कंटेंट क्रिएटर है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब मैं खुद की अपने फर्स्ट रील देखती हूँ तो मुझे हंसी आता है कि ऐसे कौन बोलता है। कैमरे पे really? हाँ, कैमरे पे नहीं देख पाती थी, नीचे देख के कुछ भी बोल रही हूँ, इमेजिन करती थी कि लोग पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, लोग मुझे देख नहीं रहे होंगे। लेकिन सर ये रियलिटी है, आप कुछ भी पढ़ाओ, आपका बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट। जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हो और उस टाइम आप लाइक यू नो इन डिटेल जब आप एक्सप्रेशन चेंज करते हो या फिर अपना वॉल्यूम चेंज करते हो, मॉड्यूलेशन कब हाई पिच कैसा रहना चाहिए, फ्लैट ना हो, हाँ, तो वो ज्यादा फोकस्ड लगता है। एक स्पीड पे बोलने वाले लोग या एक टोन पे लोग, उनको 2 मिनट सुनने के बाद बोर हो जाएंगे। तो सर ये कम्युनिकेशन स्किल और ये कैमरा का फियर ये आया है बार बार प्रैक्टिस से। तो मुझे लगता है खुद को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे तो ये आता ही नहीं है, विरासत में ये चीजें नहीं मिलती हैं सर। हम एक्टर और एक्ट्रेस के बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हमें भी डर लगता है स्टार्टिंग में, तो सबको डर। और कंटेंट क्रिएटर्स एक्टिंग स्कूल भी नहीं जाते ना? नहीं क्योंकि वहां तो कम से कम जितने भी एक्टर्स के बेटे हैं या जो एक्टर बनना चाहते हैं, नॉर्मल भी किसी भी फैमिली से आते हो, बैकग्राउंड शायद ना हो उनका फिल्मी दुनिया से, तो भी देखता हूँ अच्छे से यहाँ भी इंस्टीट्यूट दिल्ली मुंबई में है, कई नाट्य ग्रुप हैं, थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं लोग, या चले जाते हैं यूएस के कई बड़े इंस्टीट्यूट में। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो कोई नहीं सिखाता, सेल्फ मेड है सब। हाँ, रील हम इतना देखते हैं सर, तो हम देख के हमें आना चाहिए, मुझे लगता है। और सर रील्स बनाने से अगर आप, मुझे तो लगता है कि आपको कंटेंट खुद स्टार्ट करना चाहिए, कि किसी और के लिए काम कर रहे हो ठीक है स्टार्टिंग में, बट व्हाई नॉट टू बिकम अ ब्रांड। हम क्यों, पता है, हम खुद ही हैं जो हम खुद को बोलते हैं कि नहीं यार वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद ही हैं। हम खुद के खुद ही होते हैं, हमें दुश्मन चाहिए नहीं। हाँ, और पहले से स्टार्टिंग में शर्माते हैं कि दोस्त देख लेगा ना तो हंसेगा, व्हाट इफ नहीं फेमस हुए, ये भी डर है। अपने गिने चुने जो 40-50-100 लोगों का नेटवर्क है, उसी से डर है, जिससे बाहर नहीं निकल पाते लोग, रिलेटिव्स है। मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, ये भी कॉन्फिडेंस आया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या होता है सर, अगर मैं मान फॉर एग्जांपल आज मुझे फील होता है कि मेरे कुछ वीडियोस ना गलत थे यार, अगर मेरे दोस्त होते तो उन्होंने बोला होता कि यार ये गलत है, और शायद मैं नहीं बनाती, तो मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं करती गई और खुद ही रिफाइन हो गई। तो मुझे लगता है ना कि अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि शाबाशी के अलावा आप में कमियां निकाल रहे हैं, वो कमियां पहले आप देख लो वो वैलिड है कि नहीं। क्या पता वो सच में कमी हो आपकी, और आप फालतू में बोल रहे हो कि नहीं नहीं वो तो जलता है, नहीं, क्या पता वो आपके सही के लिए कह रहा है।
हाँ हाँ लेकिन अगर आप वो फील आ जाता है कि कोई आपसे जेलसी में बोल रहा है या फिर, हाँ। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और एट द एंड सर फ्रेंडशिप चेंज होती रहती है। जो रियल फ्रेंडशिप रहती है ना, मुझे लगता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक साल बात नहीं होती, फिर जब बात होती है तो लगता है कि यार कुछ मतलब इतना गैप हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और जैसे कल की ये बात हो। हाँ करेक्ट। और मुझे लगता है सर 20 to 25 मैक्स 25, इस एज में जितना जो करना है कर लो। उसके बाद जो बना हुआ है ना वही बना सकते हो। एक्सेप्शन अभी भी है, फिर आप बोलोगे KFC के फाउंडर देख लो, उन्होंने तो 50 के बाद किया था। तो क्या करोगे तुम 50 साल तक? वही तो 50 साल तक क्या भाई अभी से तुम करना क्या चाहते हो? एग्जैक्टली। हाँ। तो मुझे लगता है, और सर तब आप जो कर भी 50 पे लोगे। हैं ये उनके लिए मोटिवेशन है, 20 वाले के लिए मोटिवेशन नहीं है। 30 साल बर्बाद करो, 50 पे शुरू करो। और सर पता है एक और चीज़ मैं पापा से सुनती थी कि आप जब खुद पैसा कमाओगे ना तो आप खुद पे खर्च नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मुझे फील हुआ है कि मोटिवेशन, मेरे लिए मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं, कि मेरा ड्रीम है कि उनको वो सब चीज़ दिलाना जो एक लड़का भी नहीं कर सके। तो मेरा ये मोटिवेशन की वजह से मुझे लगता है कि मेरी सैलरी, मेरा एक भाई है छोटा, तो सर ड्रीम ये है कि मतलब उनको सब कुछ लाइफ में दिलाना है जो कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा लगता है। आई नो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है सर ये झूठ है। देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप अपनों को छोड़ के मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जा रहे हो, दैट इज सेल्फिशनेस। बट अगर आप अपनों के लिए कर रहे हो, क्योंकि सर जब मैंने अपने पेरेंट्स को पहली बार फ्लाइट में बिठाया था, दे वर हैप्पी। अगर मैं बस में बिठाऊं और मैं कहूं कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, और एक तरफ फ्लाइट में बिठाऊं और पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा वैलिड है। एग्जैक्टली। कंफर्ट तो देखो एक बार, वही ट्रेन की जो बोगी होती है उसमें वो हुआ ना जब आप उनकी लाइफ बेटर कर रहे हो, क्वालिटी लाइफ दे रहे हो। करेक्ट। और उन्होंने अपनी पूरी यंग लाइक यूथनेस हमारे पीछे। सर अभी का जनरेशन क्या है, अभी फॉर एग्जांपल मैं 25 हूँ और नेक्स्ट 5 ईयर्स भी मेरा प्लान है कि कुछ और करना है। तो हम लोग ने, ठीक है, हम लोग ने अपने लिए सोचा, बट हमारे बच्चों के लिए तो नहीं सोचा। वी आर लाइक ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अगर ये हमारे पेरेंट्स ने सोचा होता तो क्या हम यहाँ बैठे होते? नहीं। तो सबसे बड़ा जो वो है ना कि थैंक्स करना चाहिए उनको। मेरी मामा की शादी 17 ईयर्स में हो गई थी और उन्होंने अपना पूरी मतलब लाइक शी इज 45 नाउ, अभी तक शी हैज गिवन हर लाइक होल यू नो यंग एज लाइफ, क्योंकि अब 45 के बाद कौन मजे करता है घर करने में, क्योंकि अभी तो सोचने के लिए शुरू ही हुआ था कि ड्रीम देखना करना, तब तक ही नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है सर वही मोटिवेशन है। वरना आप बोलते हो ना कि व्हेन यू फील सेटिस्फाइड, तो अगर आप खुद के लिए सोच रहे हो तो मुझे लगता है 1 लाख सैलरी इनफ होती है अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। एक EMI पे कार आ जाएगी, आप रेंटेड हाउस में रहो, जब EMI ऑफ कार कंप्लीट हो जाएगी आप घर ले लो, या वाइसा वर्सा, करेक्ट, डन है। बट आप जब दूसरों के लिए सोचते हो ना कि मुझे अपने पेरेंट्स को भी वो वाली लाइफ दिलानी है कि लाइफ साल में 1 से 2 इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए उनके लिए। फिर पापा लोग का क्रेज होता है, यू नो, लाइक बिहार में तो है कि फॉर्च्यूनर हो एक अपनी वाइट या ब्लैक कलर की, तो 50 लाख प्लस की कार अफोर्ड करने के लिए आपकी सैलरी। और अब उनकी एज हो गई सर, अब उनको 10 साल के बाद मजा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होने का कोई एज नहीं होता, बट अगर अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो तो उठो और जल्दी करो, क्योंकि अब वो बूढ़े हो रहे हैं सर। और फिर जब वो चल नहीं पाएंगे तब आप उनको लाइक दुनिया घुमाने लेके नहीं जा सकते। राइट। तो देयर इज अ एज। पैसे से खुशी खरीदी जाती है सर, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पेरेंट भगवान ना करे हॉस्पिटल में हो और आपसे ये बोला जाए कि वी नीड 20 लाख फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट करना है, और आप 30,000 की जॉब कर रहे हो, तो आप वो 20 लाख की किडनी ट्रांसप्लांट कैसे करोगे? तो पैसा इज इम्पोर्टेंट सर, बहुत जरूरी है। बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं सर पैसों की वजह से। आपका फ्रेंड सर्कल इंप्रूव होता है पैसों की वजह से। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ बैठ के अपना लाइफ स्पेंड करेगा। दोस्ती होती है, बट वो दोस्ती फिर प्रोफेशनल लाइक यू नो बहुत रेयर हो जाती है। 1-2 साल में एक बार बात कर रहे हो। 3 साल पहले वाली अंजलि और आज की अंजलि में कितना डिफरेंस है? आपके दोस्तों का रवैया, आपके रिलेटिव का रवैया कितना चेंज हुआ है जब आप सोशल मीडिया पे स्टार बनी है? सर रिस्पेक्ट, पैसे के साथ रिस्पेक्ट बड़ी है। मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे 22, 23, 25 साल तक शादी कर दी जाती है। अपने पापा और माँ के आंखों में जो प्राइड देखते हैं आपके प्रति, वो देखकर कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा। जो मेहनत किया है ना, वो लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है, अभी और करना है। और तो शादी की बात कभी चलती है घर पे कि अब कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद नहीं कर पाते हैं कोई भी,
मोस्टली लड़कियां नहीं कर पाती हैं। हाँ, क्योंकि जिम्मेवारी बढ़ जाती है, हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। करेक्ट। तो है मतलब ऐसे ही सपने हैं कि मतलब पहली बार उनके साथ मैं इंटरनेशनल टूर करना चाहती हूँ, उनको आईफल टावर दिखाना चाहती हूँ। अब क्या ये बात क्यों है। सर? क्योंकि जब मेरे पापा डेयरी में काम करते हैं तो मतलब हमारी गाड़ी चलती है 1-2, तो वहाँ पे ना ऐसा होता है कि कंपनी के थ्रू एक बंदे को बाहर भेजा जाता है। तो पापा के मैनेजर को भेजा गया पेरिस। तो उन्होंने ग्रुप में फोटो डाला तो पापा से देख रहे, देखो वो घूमने गया है। आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो उस टाइम था कि मैं भी घूमूंगी। क्या बात है। और मम्मी, हमारे मोहल्ले में एक और लड़की ने पढ़ाई की है, वो बोलती थी मतलब मैं ऐसा करूंगी, पर उन्होंने शादी कर ली, ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैंने एक बार ऐसे बोला ना बचपन में मम्मी से कि मम्मी मैं भी करूंगी, तो मम्मी कहती बोलो मत, कोई करता नहीं है। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं और करूंगी तब बताऊंगी कि ये सोचा हुआ था। करेक्ट। आप बिहार की लड़कियों के लिए कुछ क्यों नहीं करती? ऐसे मोटिवेट, एटलीस्ट आप अपना रास्ता उनको दिखाइए कि भाई शादी करना लाइफ का एम नहीं होना चाहिए। Correct. शादी तो होना है, वो प्रोसेस है, लेकिन अपने जीवन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक लड़की के लिए कितना जरूरी है एक क्वालिटी लाइफ के लिए। करेक्ट सर। तो अगले 5 से 10 साल में मेरा यही है गोल कि मतलब बिहार के बच्चों के लिए जहाँ पे एजुकेशन मतलब दिलवाना पेरेंट्स से बहुत मुश्किल है, बाहर के लिए बहुत इजी होगा, बट बाहर जहाँ लड़कियों का बिहार में निकलना मुश्किल है बिना पेरेंट्स को बता के कि कहाँ जा रही हो, कोचिंग एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं करना है, टाइम हो गया शाम को नहीं बाहर जाना है, कोचिंग का टाइम हुआ तो वो पता है कि इस 15 मिनट के अंदर कोचिंग से छूटने पे घर पहुंच जाना चाहिए। अगर 10 मिनट और लेट हुआ तो फिर क्वेश्चन हो जाता है कहाँ थी। हाँ, और कुछ बच्चे सर इसका गलत फायदा उठाते हैं पर उनकी वजह से ना बाकी हम जैसे जो लोगों मेहनती को लोग हैं ना उनको भुगतना पड़ता है। तो बस सर अगले 10 साल में सोचा जरूर है, बट जब कर लेंगे तो बात करेंगे, तब बात करेंगे। बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर आपसे आपकी लाइफ की जर्नी, स्ट्रगल और जो स्मार्टनेस आपने दिखाया है अपने करियर को बिल्ड करने में, वो देखकर काफ़ी लोग प्रभावित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। और स्पेशली बिहार की लड़कियां, बिहार या झारखंड, मैं तो एक ही राज्य मानता हूँ, तो बिहार झारखंड की लड़कियां या पूरे देश की लड़कियां जो किसी भी Tier 3 सिटी में बिलोंग करते हैं जहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं हैं, और पूरे देश की लड़कियां आपसे इंस्पायर्ड हो और वो भी आगे बढ़े, और जो यूथ इंजीनियरिंग में हैं, जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उनको आपने जो रोड मैप दिया, आई एम श्योर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत सपोर्ट मिलेगा उनको। श्योर, यही होप करती हूँ सर। और सर मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मतलब अच्छा लगा। आप भी बिहार से हो, सेम वाइब। हमने पहले ही बात किया पॉडकास्ट के पहले कि आपकी भी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर रही है। तो सर मेहनत करने का मज़ा आता है, बट जब हम मिडिल क्लास से होते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम मिडिल क्लास वाले जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे मेहनत का फल हमारी फैमिली भी यूज़ करती है। और अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से ऑलरेडी बिलोंग करते हो तो आप सोचो ना, जब आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी फ्लाइट घुमाए, इंटरनेशनल ट्रिप ले चुके हो, तो कोई रोमांच ही नहीं आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत लकी हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट, दैट्स व्हाट आई आल्सो वांटेड टू से कि हम लकी हैं कि हमें ये मौका मिला है कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करने के लिए, क्योंकि रिच क्लास या जो अपर मिडिल क्लास के हैं वो वहाँ बच्चों के लिए पेरेंट्स कर रहे हैं, और बच्चे मतलब वो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, वो पहले से आया पड़ा है, तो वो उसके लाइफ में क्या रह गया, खाली भोगना है। भोग रहे हो तो वो लाइफ का मजा होना नहीं, उतना मजा आएगा उनकी लाइफ में। कई मेरे दोस्त हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोला यार कि मैं ये प्राइड कभी नहीं ले पाता हूँ कि मैंने अपने पापा के लिए ये किया यार। सब तो है उनके पास ना, मैं उनको कार गिफ्ट कर सकता हूँ ना उनको घर, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, वही इतना दे रहे हैं कि मैं क्या दूँ, जो हाँ बोलूँगा भेजने के लिए वो खुद ही घूम के आए हुए हैं। तो ये है, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से अपने पेरेंट्स को और प्राउड फील कराती रहें, उनके लिए जो अपने सपने देखें आईफिल टावर घुमाने का, वो भी पूरा जल्दी से जल्दी करें, और आपकी फोटोज पे मैं कमेंट करूंगा जो पेरेंट्स के साथ आप पोस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द राहुल रंजन शो। थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। तो हमने सुना अंजलि जी को जो बिहार से हैं और इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना नाम बनाया हुआ है इंटरनेट के जरिए, और आपने सुना इनकी जर्नी को, कैसे अगर एक बड़ी सोच हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप IIT से हो, NIT से हो, आप IIM से हो, आप FMS, कहाँ से क्या करके, आप कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करता, सिर्फ
सोचने तक की मेहनत होती है, करना बड़ा टफ नहीं होता। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, जिस भी सिचुएशन पे आज हो, ये आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। अगर आप सोच सकते हो कि आप इसको बदलने की क्षमता रखते हो, तो आज तो टेक्नोलॉजी है, एआई है, इंटरनेट है। मैं मानता हूँ 90s में ये बहुत टफ रहा होगा, लेकिन आज के टाइम पे इतनी सुविधाएं, एक छोटे शहर में भी 5G इंटरनेट, 4G इंटरनेट अवेलेबल है। अगर आप उनका यूज कर सकते हैं तो अपने लाइफ को बेहतर करिए। जैसा अंजलि जी ने बताया कि सपने अगर अपने पेरेंट्स के लिए देखा जाए ना, तो और एनर्जी मिल जाती है, और हमारा जो है ना, हमारा साहस दुगना हो जाता है कि अब हमारे पास पर्पस है, स्ट्रॉन्ग पर्पस है। वाई वी हैव टू डू दिस। व्हाट और हाउ तो बहुत ईजी है, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको फॉलो करिए अपनी लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, अपने व्यूज, अपने सजेशंस कमेंट के माध्यम से दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। मैं हूं राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।